आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अर्थात अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने पढ़ा था, एक पॉइंट आया था कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। तो उसका दूसरा प्रदेश हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट के हमने पढ़ा, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि हमने पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, उसके अलावा मालवा का पठार पढ़ा था, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उसके अलावा नागपुर का पठार और शिलांग या मेघालय का पठार पढ़ा था। अब हमें अगला पढ़ना था दक्कन का पठार, लेकिन उससे पूर्व हम आज 2 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल और विंध्याचल का जिक्र जब इससे पूर्व हम मालवा का पठार पढ़ रहे थे तो हमने कहा था मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्याचल विस्तृत है। तो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो ऊपर ये सीरीज आपको दिख रही है, ये क्या है? विंध्याचल श्रेणी, जो कि विभिन्न श्रेणियों में फैली है। हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये भारत के पश्चिम मध्य में स्थित गोलाकार पर्वत श्रृंखला है। भारत के क्या? पश्चिम मध्य। अब ये क्या है? यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये क्या है? पश्चिम, और मध्य मतलब बीच में। जब बीच में है तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी बांटेगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं ऊपर वाली तो ये क्या है? लगभग मध्य में है। तो ये क्या है? उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके अलावा बात करें कि एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? अवरोधक पर्वत है। अवरोधक मतलब ब्लॉक। देखो ब्लॉक्स में है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, इस तरह ब्लॉक्स में है। सतत ना होकर मतलब कॉन्टिन्यूस ना होके क्या है? ब्लॉक्स में विभाजित है। उसके अलावा इसकी बात करें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो कई ब्लॉक्स में है, जैसे विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऐसे ही भारनेर श्रेणी मध्य प्रदेश और कुछ इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है। फिर कैमूर श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। फिर पारसनाथ की पहाड़ी और फिर राजमहल की पहाड़ी। तो ये सब क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की श्रेणियां हैं जो विभाजित हैं। इसमें अगर हम बात करें, जैसे महत्वपूर्ण विंध्य पहाड़ों में ही एक महत्वपूर्ण मंदिर है रानी विंध्यवासिनी माता का। रानी विंध्यवासिनी माता का महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि मिर्जापुर मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही पॉपुलर फेमस मंदिर है। इसके अलावा अब यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अगर इसकी स्थिति को जान लेते हैं, इसकी स्थिति को जान लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। कल जब हमने पढ़ा था मालवा का पठार, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर मालवा का पठार पढ़ा था, ठीक है। तो मालवा का पठार जब हमने पढ़ा तो देखिए विंध्या पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? मालवा का पठार। उत्तर में क्या है? मालवा का पठार। और दक्षिण में क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर से मैंने ये क्या रिवर दिखाई है, एक रिवर दिखाई है। इस रिवर का क्या नाम है? नर्मदा नदी नाम है। क्या नाम है? नर्मदा। तो उत्तर में क्या है? मालवा का पठार और दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसकी स्थिति को आपको ध्यान रखना है कि विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में मालवा का पठार एवं दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और इसमें बात करें तो जैसे कि पारसनाथ पहाड़ी। अब पारसनाथ पहाड़ी हमारे पौराणिक भी महत्व काफ़ी ज़्यादा इसका रहता है, क्योंकि पारसनाथ कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी इसका सर्वोच्च स्थल भी है, सर्वोच्च स्थान भी है विंध्य पर्वत श्रेणी का, जो लगभग 1350 मीटर ऊंचा है। तो इसका सर्वोच्च अगर स्थान पूछा जाए विंध्य पर्वत श्रेणी का तो क्या है? पारसनाथ। ठीक, पारसनाथ सर्वोच्च हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें इसका और क्या महत्व है। देखिए पारसनाथ, तो पारसनाथ इसको बोला जाता है, तो ये किसके नाम से आई है? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ कौन थे? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे?
कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसे एक अन्य और नाम से जाना जाता है, श्री समेध शिखर जी। इसी पारसनाथ पहाड़ी को श्री समेध शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में चर्चित है कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल इसी पारसनाथ पहाड़ी अर्थात श्री समेध शिखर जी को माना जाता है। कहा जाता है 24 में से कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। तो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर क्या? मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये पारसनाथ पहाड़ी। तो इसकी हमने विभिन्न श्रेणियां पढ़ी, विंध्य श्रेणी, भारनेय श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, जो कि देखा जाए तो किन किन राज्यों में विस्तृत हैं? तो ये गुजरात, देखिए गुजरात से स्टार्ट होती हैं, गुजरात, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, थोड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ पे भी आता है, फिर यूपी, बिहार और झारखंड, छोटापुर नागपुर के पठार तक ये विस्तृत हैं। तो ये हमने पढ़ा विंध्य पर्वत श्रेणी। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन है यहाँ पर आपकी स्थिति को समझिए कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और इसकी श्रेणियों की भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सतपुड़ा श्रेणी है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, ये जो हमने विंध्य पर्वत श्रेणी की बात की उसी के समांतर आप नीचे देख रहे होंगे, ये हमने बनाई है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो देखिए सतपुड़ा श्रेणी अगर आप देख रहे हैं तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में आपको एक नदी दिख रही है और दक्षिण में एक नदी दिख रही है। तो बात करें कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदी की घाटियों के मध्य बह रही है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि इधर से नर्मदा बह रही है उत्तर में और दक्षिण में कौन सी बह रही है? ताप्ती। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है? तो कौन सी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी दोनों के मध्य स्थित है। पूछा जाए सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी, और दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर अगर हम अब ये देखिए सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से बात करें तो ये हमारे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन सब में इसका विस्तार हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से पश्चिम में गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होती है। उसके बाद आगे कौन सी है? महाराष्ट्र में इसी की श्रृंखला को बोलते हैं गाविलगढ़ पहाड़ी। क्या बोलते हैं? गाविलगढ़ पहाड़ी। और फिर आगे मध्य प्रदेश में ही महादेवा पहाड़ी के नाम से फेमस है। और फिर आगे जाते हैं तो मैकाल पहाड़ी। अब देखिए मैकाल पहाड़ी इस सतपुड़ा श्रेणी का महत्व क्या है? अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो देखिएगा मैकाल पर्वत, मैकाल पहाड़ी है। मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसे बोलते हैं अमरकंटक की चोटी, और इसी अमरकंटक की चोटी से क्या हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इधर से नर्मदा नदी और यहीं से ही एक गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। दोनों ही नदियों का उद्गम स्थान यही है। अब उसके अलावा हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिएगा जो महादेव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में स्थित है, उसी पर धूपगढ़ सबसे फेमस स्थल है। धूपगढ़ जो है सबसे सर्वोच्च शिखर है, 1350 मीटर स्थित है। यहीं पर पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी जो कि काफ़ी पर्यटन स्थल है। पंचमढ़ी जो कि यहीं पर धूपगढ़ पे स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेवा पहाड़ी पर धूपगढ़ स्थित है, जो सर्वोच्च शिखर है 1350 मीटर ऊंचा। उसके अलावा मैकाल पहाड़ी की बात करें तो मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमरकंटक की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1064 मीटर। और बात करें पूरी सतपुड़ा रेंज की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी की बात करें
तो अमरकंटक की चोटी दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला कौन सा है? धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंचा है, और दूसरा कौन सा है? अमरकंटक की चोटी जो 1064 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर आप देखें तो सतपुड़ा श्रेणी बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अब यहाँ पर इनकी स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि इनकी स्थितियाँ क्या हैं। ठीक है, तो अब ऊपर आप देखिए मालवा का पठार, इधर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इधर क्या है नागपुर का पठार, फिर इधर मेघालय। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपने पढ़ा मालवा का पठार, फिर नीचे इसकी स्थितियों को समझिए। हम अभी जब आगे दक्कन का पठार पढ़ेंगे तब क्या होगा, तब यहीं से इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण होगा दक्कन के पठार का। इसलिए ये स्थिति हमारे लिए जानना जरूरी है, और यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप डायग्राम से समझें। अगली क्लास में हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे दक्कन का पठार। कहीं ना कहीं दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा रेंज ये सब क्या करते हैं, सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो इन सबको हम डायग्राम से पढ़ेंगे। आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को बनाइए। इनकी लोकेशन, कौन सी नदी किधर है, सतपुड़ा क्या है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है। इन सबको सिस्टमैटिक वे में लिखिए और इन चीज़ों को याद करिए। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च स्थल कौन सा है, तो पारसनाथ, और सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च क्या है, तो धूपगढ़ 1350 मीटर, और दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक चोटी 1064। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक की चोटी। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत पर स्थित क्या है, अमरकंटक की चोटी से ही सोन नदी का भी उद्गम स्थान है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाएं और इसे अच्छे से डायग्राम बनाएं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, धीमे धीमे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।